अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट मोहम्मद इतरतुल्लाह प्रोग्राम कैरियर वॉच के साथ आपके सामने है। ये प्रोग्राम हमारी राह टीवी की वेबसाइट पे आप देखते हैं। इस प्रोग्राम में अब तक जो हमने डिस्कस किया है कि आप कैरियर डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, कैरियर प्लानिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, कैरियर गैप्स को मैनेज कैसे किया जाता है, रेफरेंसेस कैसे बिल्ड किए जाते हैं, और इसके साथ साथ नेटवर्किंग कैसे की जाती है, प्रोफेशनल ग्रूमिंग क्या चीज़ होती है, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया है अपने प्रोग्राम में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू राइट प्रोफेशनल रेज्यूमेस और कवर लेटर्स। इन दोनों चीज़ों को आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। सबसे पहले तो ये कि कवर लेटर्स क्या चीज़ होते हैं। आपकी सीवी जब आप या रेज्यूमे आप किसी एम्प्लॉयर को जॉब के लिए भेजते हैं तो सीवी से पहले आपका कवर लेटर उस सीवी के साथ अटैच किया जाता है। कवर लेटर आपके स्किल्स को, आपके टैलेंट्स को एक लेटर की फॉर्म में उभार रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है आपके एम्प्लॉयर्स को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को शो कर रहा होता है, आपकी ड्राफ्टिंग लेटर राइटिंग स्किल्स को शो कर रहा होता है, आप कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और आपका परसुएसिव अंदाज कैसा है लेटर के अंदर, उन तमाम चीज़ों को दिखा रहा होता है। तो कवर लेटर्स तीन तरह के लेटर्स स्टाइल्स होते हैं यूजुअली। तीन तरह के मेन लेटर राइटिंग फॉर्मेट्स होते हैं, ब्लॉक्ड स्टाइल, सेमी इंटेंडेड, एंड इंटेंडेड। लेकिन यहाँ पर हम लेटर राइटिंग स्टाइल्स को डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये बताएंगे कि कवर लेटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से वो ड्राफ्ट किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपका जो पहला पैराग्राफ होता है कवर लेटर में, इट हैज़ टू बी योर इंट्रोडक्शन, कि आप क्या करते हैं, आपने कौन सी एजुकेशन हासिल की हैं, कहाँ कहाँ पर आपने काम किया है। सेकंड जो आपका पैराग्राफ हो कवर लेटर के अंदर, उसमें ज़्यादातर आपके स्किल्स को और आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करें कि आपको जॉब के बारे में कहा जाए, जॉब का मौका दिया जाए। तो ये कुछ कवर लेटर्स की चीज़ें हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर जो आपने डालनी है। थर्ड पैराग्राफ, थैंक यू नोट। आप अपना एम्प्लॉयर का शुक्रिया अदा करें कि थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस पोजीशन, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर इंटरव्यू। एडवांस में आप उसका शुक्रिया अदा करें कि अगर आप कंसिडर करेंगे तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये बेसिक तीन पैराग्राफ्स होते हैं किसी भी कवर लेटर के अंदर। उससे ज़्यादा पैराग्राफ्स की गुंजाइश नहीं होती। ज़्यादातर कवर लेटर्स बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटा सा कवर लेटर होना चाहिए जिसमें आपके मेन तीन पैराग्राफ हों। जैसे मैंने कहा कि पहला पैराग्राफ आपका अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपनी एजुकेशन के बारे में बात करें, अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करें। सेकंड पैराग्राफ में आप अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हैं, स्किल्स बता सकते हैं और एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ में आपने एक पॉजिटिव थैंक यू नोट के साथ क्लोजिंग करनी होती है। तो ये तो था कवर लेटर। अब चूंकि लेटर राइटिंग के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि ब्लॉक्ड स्टाइल, सेमी इंटेंडेड, इंटेंडेड, ये हम कम्युनिकेशन का कोर्स यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको पूरे स्टाइल्स नहीं बता सकूंगा। लेकिन बहरहाल मैंने आपको इतना बताया कि कवर लेटर्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है रेज्यूमे और सीवी। रेज्यूमे और सीवी में फ़र्क क्या है? अच्छा, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, लोग रेज्यूमे को रेज्यूम पढ़ रहे होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत से डिफरेंट नाम होते हैं। इट्स कॉल्ड रेज्यूमे। ठीक है। सीवी क्या चीज़ होती है? सीवी इज़ करिकुलम विटाए। दोनों में फ़र्क क्या है? रेज्यूमे में और सीवी में फ़र्क क्या है? इस फ़र्क को हम अभी आने वाली शो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेज्यूमे आपका कंसाइज होता है, रेज्यूमे छोटा होता है, और सीवी थोड़ी सी बड़ी होती है, ज़्यादा डिटेल्स उसमें मेंशन की जाती हैं। रेज्यूमे के अंदर आपके मैक्सिमम 1 या 2 पेजेस होते हैं और 3 मेन चीज़ों पे फोकस किया जाता है रेज्यूमे के अंदर। एक है एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स। आप अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि आपने कौन सी डिग्री की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, एक्सपीरियंस क्या है, कहाँ कहाँ जॉब्स की हैं, और स्किल्स आपके पास क्या हैं, कौन से एडिशनल स्किल्स हैं, कोई कोर्सेज आपने किए हो तो वो आप डिटेल में यहाँ मेंशन करते हैं। सीवी के अंदर और बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, रेफरेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिकेशंस। हम इन तमाम को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सीवी थोड़ी सी लॉन्ग होती है और ज़्यादातर जो फ्रेशर्स हैं, जो वो लोग जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, जिनका तजुर्बा नहीं है, उनकी सीवी इट शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज, और रेज्यूमे इट शुड नॉट बी मोर देन 1 पेज। थोड़ा सा अगर आपका तजुर्बा हो गया है, लेट से 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो कह सकते हैं कि आपकी सीवी 2 पेजेस तक जा सकती है। और लेकिन फिर भी प्रेफर यही किया जाता है कि आपकी सीवी 1 पेज पे होनी चाहिए अगर आपका तजुर्बा 5 साल से कम का है तो। सीवी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सीवी के कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, आपकी क्वालिफिकेशंस,
आपके एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस अगर आपने कोई की हैं तो, सेमिनार्स कोई अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स कोई अटेंड किए हैं, आपकी कोई अवार्ड्स हैं, कोई अचीवमेंट्स हैं जो आपने अपने थ्रू आउट द करियर अचीव किया हो। इसके अलावा आपके स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, और रिसर्च थीसिस पे अगर आपने कहीं काम किया है, रिसर्च कुछ की हैं, कुछ पब्लिकेशंस आपकी अगर आई हैं तो। इसके अलावा प्रोफेशनल एसोसिएशंस आपकी कहीं हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मेंबरशिप्स हैं किसी सोसाइटीज़ में, आपका वॉलंटियर सर्विस आपने कहीं की है तो, कहीं वॉलंटियर किया है काम करने के लिए, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ट्रैवल अगर आपने किया है बिजनेस के लिए ख़ास तौर पे तो आप अपनी ट्रैवल को मेंशन करते हैं। इसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लाइक आपने कोई लैंग्वेजेस, आप कितनी ज़बानें आप जानते हैं, आप जी उर्दू जानते हैं, स्पेनिश जानते हैं, जी आप इंग्लिश जानते हैं, तो जितनी ज़बानें आप जानते हैं वो आप लिखते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके फादर्स नेम, NIC और दूसरी तमाम डिटेल्स, और उसके बाद रेफरेंसेस। तो ये अगर आप मेन फ़र्क देखें तो हमने कहा था कि रेज्यूमे में सिर्फ आपके एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन और स्किल्स पे फोकस होता है। जब आप CV की बात करते हैं तो CV में ये तमाम डिटेल्स आती हैं। तो ये फ़र्क ज़्यादातर हमारे फ्रेशर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को, और ऐसे बहुत से लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उसको उनको भी इन दोनों चीज़ों का फ़र्क ज़्यादा मालूम नहीं है। तो इस फ़र्क को मैंने यहाँ क्लैरिफाई किया है। अब हम एक एक कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस कैसे लिखे होने चाहिए, आपकी एजुकेशन की डिटेल्स कैसी लिखी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव जो है, इट शुड बी प्रिसाइज्ड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है जनाब, कि लुकिंग फॉर अ कस्टमर सर्विस पोजीशन वेयर माय एक्सपीरियंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एक आपका ऑब्जेक्टिव है। मैंने बहुत सी CVs देखी हैं अपने 10 साल के करियर में, जो लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैंने उनकी CVs जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा वो होता है कि बहुत से अनक्लियर और वेग किस्म के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। एक मरतबा इत्तेफाक हुआ, मैंने देखा एक साहब ने लिख के भेजा, looking for an opportunity in a company where I can capitalize my skills and utilize my potentials to be successful in my career। अब इस पूरे ऑब्जेक्टिव के अंदर या इस तरह के जनरल ऑब्जेक्टिव के अंदर ये नहीं पता चल रहा कि आप एक्चुअली ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस कैरियर को फोकस आप कर रहे हैं अपनी प्लानिंग में, और आपने रेज्यूमे को किस कैरियर के हिसाब से कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी वेरी वेग, बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्लियर और बहुत कंसाइज। इट शुड नॉट बी मोर देन 2 लाइन्स। लुकिंग फॉर अ पोजीशन एज HR एग्जीक्यूटिव, तो ये बड़ा एक सिंगल लाइन और बड़ी क्लियर है कि आप करना क्या चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी तरीके से जैसे दूसरा ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि लुकिंग फॉर अ कस्टमर सर्विसेज पोजीशन वेयर माय एक्सपीरियंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक आपका जो ऑब्जेक्टिव है बता रहा है कि आप कस्टमर सर्विसेज की पोजीशन में ही अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा कस्टमाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास स्किल्स ऐसे हैं कि आप कस्टमर सर्विसेज की जॉब के लिए भी बहुत अच्छे हैं, आप सेल्स की जॉब के लिए भी बहुत अच्छे हैं, आप मार्केटिंग की जॉब के लिए भी बहुत अच्छे हैं, आपके पास वो तमाम स्किल्स हैं, लेकिन क्या आप एक ही ऑब्जेक्टिव लिखेंगे हर बार हर तरह की जॉब को अप्लाई करने के लिए? नहीं, आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा कि आई एम लुकिंग फॉर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पोजीशन इन योर कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स, और इस तरह का कुछ। लेकिन जब आप कस्टमर सर्विसेज की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ मेंशन करेंगे कि लुकिंग फॉर अ कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव और कस्टमर सर्विसेज मैनेजर पोजीशन इन योर कंपनी। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको कस्टमाइज करना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयर को यहीं से पता चलता है कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव अपने लिए क्या सेट किया है, ज़िंदगी में आप अचीव क्या करना चाहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में आके आप क्या करना चाहते हैं। ये एक लाइन का जुमला एम्प्लॉयर को बता रहा होता है। इसके बाद है जनाब पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन होती है। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो जिसके बगैर आपकी CV या रेज्यूमे कंप्लीट नहीं होता। वो क्या है जनाब? आपका अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम।
उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा आप और दूसरी चीज़ें भी डाल सकते हैं, जैसे हम आगे बात करेंगे कि ऑप्शनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जिसमें NIC, फादर्स नेम, डोमिसाइल और इस तरह की तमाम दूसरी चीज़ें। अगर हम फ़ोन नंबर की बात करें कि फ़ोन नंबर कैसे लिखा जाता है, तो फ़ोन नंबर ज़्यादातर ऐसा होना चाहिए कि अगर आप अपनी CV भेजते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कराची के अंदर कंपनी है जिसका ऑफिस कराची में है, लेकिन जो उनका जो हेड ऑफिस है जहां पर CVs रिसीव होती हैं, मे बी इट्स इन लाहौर, और अगर आपने खाली नंबर लिखा हुआ है जनाब 4119736, तो अब कैसे पता चलेगा कि ये लाहौर का नंबर है या जनाब ये कराची का नंबर है? इसीलिए आपको एरिया कोड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जब आप इंटरनेशनल कहीं CV अप्लाई करते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड और एरिया कोड भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ मैंने बड़ी क्लियर एग्जांपल दी हुई है, 021-3411-9736। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि जनाब ये कराची का नंबर है और ये इस नंबर का सीक्वेंस है। साथ मिला के लिख लेना भी सही है, लेकिन बेहतर ये है कि आप स्पेस और डैशेस का इस्तेमाल करें नंबर्स को लिखते हुए। इसी तरीके से सिटी कोड और कंट्री कोड भी बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल जॉब्स के लिए। फॉर एग्जांपल +9221-3411-9736। तो यहाँ पर अगर आप कहीं CV भेजते हैं जिसका ऑफिस मुल्क से बाहर है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जॉब अप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल careers@abccompany.com। अब वो ABC कंपनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी चल रही है, पाकिस्तान में भी चल रही है जी, UK में भी चल रही है। तो अब आपने CV जब अप्लाई की है तो आपको नहीं पता कि वो CV किसके पास जाएगी। मे बी वो उनके ऑस्ट्रेलियन हेड ऑफिस में जाए, मे बी वो कराची के HR डिपार्टमेंट के पास आए। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपनी CV में एरिया कोड, कंट्री कोड मेंशन करें ताकि इस किस्म के रिस्क को आप फोकस कर सकें। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका मोबाइल नंबर भी 0300-217-8727। तो ये एक नंबर है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी। तो अब अगर आपने लिखना है तो यहाँ पर भी आपने कंट्री कोड मेंशन करना इट्स प्रेफरेबल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको नहीं पता कि CV कौन से कंट्री में जाएगी, कौन से मुल्क में जाएगी, तो इसीलिए कंट्री कोड का मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस की हम बात करें तो ईमेल एड्रेस शुड बी वेरी प्रोफेशनल। जैसे मेरा ईमेल एड्रेस है itratullah@gmail.com। अब बहुत से ईमेल एड्रेसेस होते हैं जी, smartboy72@hotmail.com, तो ये एक बहुत ही नॉन प्रोफेशनल लुक दे रहा है आपका जो ईमेल एड्रेस है, या beautifulgirl@hotmail.com। इस किस्म के ईमेल एड्रेसेस CV पे नहीं होने चाहिए। इट शुड बी योर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब फॉर एग्जांपल salman@yahoo.com, तो अगर आपका नाम सलमान है तो आपको सलमान का तो ईमेल एड्रेस ही नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आप अपना ईयर ऑफ बर्थ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट नेम के साथ कंपेयर करके इसको बना सकते हैं, इसको कंपाइल करके बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके नाम से मिलता जुलता हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने आपको बताया। इसी तरीके से अगर हम रेजिडेंशियल एड्रेस की बात करें तो बहुत से लोग जो है ना जनाब, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है कि 617 अनम चेम्बर्स PCHS कराची। अब यहाँ पर 617 के बाद कॉमा होना चाहिए और फिर अनम चेम्बर्स के बाद कॉमा होना चाहिए, और PECHS में P.E.C.H.S। तो यह पता चल रहा है कि ये किसी सोसाइटी का एक एब्रिविएशन यहाँ लिखा हुआ है, कॉमा कराची। तो ये कुछ तरीक़ेकार हैं जिनको फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा है, आपका जो एक इमेज है वो अच्छा नज़र आता है एम्प्लॉयर को। इसके बाद है ऑप्शनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब जब मैं कह रहा हूँ ऑप्शनल, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं अपनी रेज्यूमे के अंदर। अगर आपके एक्सपीरियंसेस थोड़े ज़्यादा हैं, आपकी CV 1 पेज पे नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि जी ये इन्फॉर्मेशन है जिसको डालना बहुत ज़रूरी है, तो नहीं, इसको डालना ज़रूरी नहीं है। वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है? आपका कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, PRC, पासपोर्ट, वीज़ा इन्फॉर्मेशन। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको हर बार नहीं लिखा जाता। मैं अक्सर CVs देखता हूँ, उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ DV होती है, फादर्स नेम दिया हुआ होता है। तो देखिए ये इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है। आपके एम्प्लॉयर को अगर आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो जब आप वहाँ ज्वाइन करेंगे या आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो बहुत सी कंपनीज कुछ फॉर्म्स फिल करवाती हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए। तो वहाँ पर वो अगर उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो आपसे ले लेंगे।
करेंगे। तो आपको सीवी में मेंशन करके अपनी जो सीवी की स्पेस है उसको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनकी सीवी वो समझते हैं कि इसके बगैर मेरी सीवी कंप्लीट ही नहीं है। नो, यू कैन स्किप दिस इन्फॉर्मेशन। आपका CNIC यू कैन स्किप इट, फादर्स नेम यू कैन स्किप इट, डेट ऑफ बर्थ यू कैन स्किप इट, ठीक है ना। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर सकते हैं अगर आपकी सीवी बहुत बड़ी हो रही है। जो फ्रेशर्स हैं, जिनके पास तजुर्बा नहीं है, जो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है, वो ये तमाम इन्फॉर्मेशन डाल लें ताकि उनकी थोड़ी सीवी कुछ नजर आए, उसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी दिस इज ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन, यू कैन ईजिली स्किप इट। अब डोमिसाइल, PRC, पासपोर्ट, वीज़ा इन्फॉर्मेशन, आपने देखा होगा बहुत सी सीवीज़ में ये चीज़ें नहीं लिखी होती। क्यों? अगर ये पाकिस्तानी जॉब्स के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा। आपके पास वीज़ा है नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए PRC चाहिए होता है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए डोमिसाइल चाहिए होता है, पब्लिक सेक्टर में डोमिसाइल मांगते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब आप वहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ लिखें, लेकिन किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें तो ना आपको डोमिसाइल लिखने की ज़रूरत है, ना PRC लिखने की ज़रूरत है। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही काम कर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट और वीज़ा इन्फॉर्मेशन भी जाहिर सी बात है लिखना नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड नेम, फादर नेम, CNIC, ये तमाम मैरिटल स्टेटस, ये तमाम चीज़ें भी स्किप की जा सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एम्प्लॉयर को चाहिए होगी तो वो आपसे यकीनन इंटरव्यू के बीच में पूछ लेगा, या आपको सिलेक्शन के वक्त जब आपको फाइनल कंपनी में ज्वाइन करना होगा तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्म्स वगैरह फिल कराएंगे, तो उस वक्त आपसे ये इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जनाब क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन आपकी जो जहाँ से आपने पढ़ा है, रीसेंट क्वालिफिकेशन शुड बी ऑन द टॉप। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने मास्टर्स किया है तो मैं अपनी मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा जनाब अपनी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मैं लिखूंगा मैंने इंटरमीडिएट या A लेवल्स कहाँ से किया है, उसके बाद मैं मैट्रिक और O लेवल्स की इन्फॉर्मेशन डालूंगा। यूजुअली सीवीज़ में उल्टा लिखा होता है, मैट्रिक पहले, O लेवल्स, A लेवल्स, इंटरमीडिएट बाद में, उसके बाद जनाब ग्रेजुएशन और उसके बाद जनाब मास्टर्स। तो ये जो है ना, ये इसको उल्टा होना चाहिए, योर रीसेंट क्वालिफिकेशन शुड बी ऑन द टॉप। क्योंकि देखिए, एक एम्प्लॉयर कुछ सेकंड्स में डिसाइड करता है कि मैंने इस बंदे को इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है या नहीं करनी। जैसे अगर आप मेरी एग्जांपल लें तो मैं किसी भी सीवी को 10 से 12 सेकंड में जज कर लेता हूं कि मुझे इसको कॉल करनी है इंटरव्यू के लिए या नहीं करनी। तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपने एम्प्लॉयर को जितना जल्दी अपनी सीवी को अट्रैक्टिव बना सकें, जितना जल्दी उसकी अटेंशन कैच कर सकें। अगर आपने अपनी रीसेंट क्वालिफिकेशन ऊपर रखी हुई है तो जाहिर सी बात है वो एक उसको अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ यार, बंदा एक मास्टर्स है या बैचलर्स है। लेकिन अगर आपने इसको उल्टा करके रखा हुआ है तो वो एक थोड़ा सा बैड इंप्रेशन पड़ता है। इसी तरीके से पासिंग ग्रेड्स आप उस वक्त मेंशन करेंगे जब आपके बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पासिंग ग्रेड्स हों, आपके तमाम एज हों, या आपकी बहुत अच्छी कोई 3.7 3.8 GPA हो तो मेंशन करें। अदरवाइज आप सिर्फ पासिंग ईयर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट की बात करें, मैट्रिक की बात करें, तो वहाँ पर आप डिवीजन मेंशन कर सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल सेकंड डिवीजन। अब सेकंड डिवीजन तो मेरे ख्याल से C ग्रेड से स्टार्ट होती है और B ग्रेड तक सेकंड डिवीजन ही होती है, और फिर उसके बाद फर्स्ट डिवीजन होती है। तो अगर आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप ग्रेड मेंशन करते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं तो आप ग्रेड को स्किप करके आप डिवीजन मेंशन कर सकते हैं, या अगर वो भी मेंशन ना करें, आप ईयर ऑफ पासिंग मेंशन कर दें तो भी गुजारा चल जाएगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी सीवी को इस तरीके से बनाएं कि जो आपका एम्प्लॉयर है उसको देख के आपकी सीवी अच्छी लगे, उसको आपको कॉल करते हुए। आप फॉर एग्जांपल सीवी के पहले पेज पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन की साइड पे C ग्रेड लिखा हुआ है जी। फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन किया 2.5 GPA से, मास्टर्स किया 2.8 GPA से, इंटरमीडिएट C ग्रेड से और मैट्रिक D ग्रेड से। तो आपको पता है कि आपके ग्रेड्स बुरे हैं तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप उसमें मेंशन करें ईयर ऑफ पासिंग। तो ग्रेड्स यूजुअली पूछे नहीं जाते हैं, इंटरव्यूज़ में नहीं पूछे जाते। अगर आपके पास तजुर्बा है तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके फलाने कोर्स में, फलाने एग्जाम में कितने नंबर आए थे और कितने मार्क्स आए थे और कितनी GPA थी, कोई नहीं पूछेगा। खास तौर पे वो लोग जिनके पास तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनसे यकीनन ये चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं तो आप उसको कवर इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपना ईयर ऑफ पासिंग खाली मेंशन करें और कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करें। कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम में भी फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि GCD कॉलेज। अब मेरे पास एक साहब की CV आई, उन्होंने कहा जी GCD कॉलेज
शिकारपुर। अब मुझे क्या पता कि जीसीडी कॉलेज कौन सा है, तो फॉर एग्जांपल अगर जीसीडी कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिकारपुर है तो उसको मेंशन करें कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शिकारपुर। जीसीडी या सॉफ्टेक कॉलेज या बिजटेक कॉलेज, इस तरह के जो शॉर्ट एब्रीविएशंस हैं, जैबिस्ट और ये सब चीज़ें ना लिखें, प्रॉपर नाम लिखें यूनिवर्सिटी का जो एक प्रॉपर नाम है या कॉलेज का जो प्रॉपर नाम है। तो ये जो है ना, ये एक बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करता है क्योंकि बहुत से लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इस एब्रीविएशन से कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी थी, अच्छी यूनिवर्सिटी थी, थोड़ी सी ख़राब यूनिवर्सिटी थी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अच्छे तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम मेंशन करें, पूरा नाम मेंशन करें। इसी तरीके से जनाब मैट्रिक और मैट्रिक, जहाँ तक बात है जी मैट्रिक की, तो मैट्रिक की स्पेलिंग क्या है? बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि जी मैट्रिक की प्रॉपर स्पेलिंग है MATRIC, तो ये मैट्रिकुलेशन होता है। तो आप अगर उसको शॉर्ट करके लिख रहे हैं तो मैट्रिक लिखिए, या बेहतर ये है कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखें। मैट्रिक को सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है। लेकिन अगर आप ये कहें जी मैंने मैट्रिक लिखा है और आगे मैंने ईयर ऑफ पासिंग लिखा है और साथ में डिवीजन लिखिए, तो इट्स नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो वो आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लिखें या मैट्रिकुलेशन लिखें, मैट्रिक ना लिखें। अब मैट्रिक में लोग लिखते हैं तो उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक करते हैं। क्या लिखते हैं जनाब? METRIC। अब ये मैट्रिक, ये वाला जो मैट्रिक है, ये मैट्रिक टन वाला, जो वेट वाला, जो मेजरमेंट स्केल वाला मैट्रिक है, ये वो वाला मैट्रिक है। तो लोग अक्सर ये वाली मिस्टेक करते हैं। इसी तरीके से इंटर की अगर हम बात करें तो लोग लिखते हैं जनाब इंटर या इंटरमीडिएट और ईयर ऑफ पासिंग, तो इट शुड बी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, क्योंकि इंटर को जो अगर आप उसका सर्टिफिकेट खोल के देखें तो उस पर जो नाम लिखा होता है वो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, और हर कोई जानता है कि इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कहलाता है। ठीक है ना? तो ये तमाम चीज़ें इसी तरीके से आपकी सीवी बेहतर बनती है। इसी तरीके से एम्प्लॉयर को पता चलता है कि आप कितनी सीवी पे अपनी मेहनत कर चुके हैं। सोचिए ना, आपकी एम्प्लॉयर के पास सबसे पहले आपकी सीवी जाती है, आप खुद भी नहीं जाते, ना उसने आपको देखा होता है, ना वो आपसे मिला होता है। तो वो, और सोचिए उसके बाद सिर्फ 10 सेकंड या 5 सेकंड या 8 सेकंड का टाइम है जिसमें उसने एनालाइज करना है कि यार इस बंदे को मैं इंटरव्यू के लिए कॉल करूं या ना करूं, स्क्रीनिंग के प्रोसीजर में। तो आप सोचिए अगर आपकी सीवी थोड़ी सी भी ख़राब बनी होगी तो शायद आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी सीवी बनाते वक्त इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। अब इसी तरीके से डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, आजकल बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम हैं जी, BS कॉमर्स और BTech और जी BCom और BSc। तो ये जो डिग्री प्रोग्राम्स है ना, इसको प्रॉपरली लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल BTech, अब मुझे क्या पता जी BTech क्या चीज़ है? मैंने डिग्री देखी है, लिखी होती है BTech और साथ में E लिखा होता है। तो जी वो होता यह है कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और अंदर इलेक्ट्रिकल। तो अब मुझे क्या पता कि ई का मतलब इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है? तो यहाँ पर आप मेंशन करें प्रॉपर बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी अंडर ब्रैकेट इलेक्ट्रिकल या अंडर ब्रैकेट इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी। और इसी तरीके से BCom है तो बैचलर्स ऑफ कॉमर्स। मैंने अक्सर सीवीज देखी उसमें खाली BCom लिखा होता है, बहुत सी सीरीज देखिए उसमें BSc लिखा होता है। तो BSc में बैचलर्स ऑफ साइंसेस अंडर ब्रैकेट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे वो आप मेंशन करें। इसी तरीके से आपकी सीवी बेहतर बनेगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। आप सीवीज देख लीजिए, अपनी फ्रेंड की सीवी ले लीजिए, अपनी सीवी ले लीजिए, किसी और की सीवी ले लीजिए, अक्सर आप देखेंगे कि सीवीज में यही मिस्टेक्स हैं। BCom लिखा हुआ है, इंटर लिखा हुआ है, मैट्रिक लिखा हुआ है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फोकस करेंगे तो आपकी सीवी बेहतर हो जाएगी। एक्सपीरियंस की हम बात कर लेते हैं कि एक्सपीरियंस कैसे लिखे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में रीसेंट क्वालिफिकेशन टॉप पे होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर्स किया तो मास्टर्स टॉप पे होना चाहिए, उससे पहले आपने बैचलर्स किया था तो उसके नीचे बैचलर्स होना चाहिए, उससे पहले आपने इंटरमीडिएट किया था तो उसके नीचे इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उससे पहले आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो आपकी रीसेंट एक्सपीरियंस है उसको टॉप पे लिखें। लोग उल्टा कर देते हैं जी, पहला एक्सपीरियंस पहले तो वो तो इंटर्नशिप थी, दूसरा एक्सपीरियंस आपने फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया था और अभी आप रिसेंटली डायरेक्टर की या मैनेजर की पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर ने तो 5-7 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए या ना की जाए। तो वो आपकी सीवी देखेगा तो हो सकता है तो वो ये समझे कि आपको एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए रीसेंट क्वालिफिकेशन, रीसेंट एक्सपीरियंस जो है वो आपका टॉप पे होना चाहिए। रीसेंट एक्सपीरियंस टॉप पे। अगर आपने 2, 4, 5, 6 कंपनीज में काम किया है तो जिसमें आप रिसेंटली काम करते थे, लास्ट एम्प्लॉयड आप जहां पर थे या जहां पर आप अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन पहले होनी चाहिए।
अच्छा, डू नॉट मेंशन कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन। मैंने देखा है जी लोगों के पास 2 कंपनीज में काम करने का तजुर्बा होता है और उसके नीचे जो है ना उन्होंने इतनी बड़ी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी की पूरी कि मैं ये भी करता था, मैं ये भी करता था, मैं ये भी करता था, तो वो आपने लिख दिया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि एक असिस्टेंट अकाउंटेंट का क्या काम है, आपके जहन में कुछ समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ यार असिस्टेंट अकाउंटेंट यकीनन उसका अकाउंटिंग से रिलेटेड अकाउंट्स को मेंटेन करना, लेजर्स बनाना, बैलेंस शीट के ऊपर काम करना, यही किस्म के काम होंगे। ये मैं कहूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर में के तौर पे कोई शख्स काम करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम एक जनरल आदमी समझ, खास तौर पे वो लोग जो तजुर्बेकार हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो एचआर में काम करते हैं, जिनके पास सीवीज आ रही हैं उनको स्क्रीन करना है, तो उनको इतना तजुर्बा होता है कि वो खाली जॉब टाइटल से समझ लेते हैं कि इसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, ये क्या काम। अब आपने लिखा है जी मैं एडमिन ऑफिसर के तौर पर काम करता था और नीचे आपने पूरी डिटेल्स लिखी हुई है जी, सिक्योरिटी गार्ड्स को मैनेज करना, ट्रांसपोर्ट को मैनेज करना, फर्नीचर की मेंटेनेंस करवाना जी, बिल्डिंग की मेंटेनेंस करवाना, तो ये तमाम चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि एक एडमिन ऑफिसर का क्या 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 काम होता है। इसी तरीके से एक असिस्टेंट अकाउंटेंट का क्या काम होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर, तो हाँ एक डिफरेंट किस्म का जॉब टाइटल है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी एनालिस्ट एक डिफरेंट किस्म का जॉब टाइटल है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे जॉब टाइटल्स में आपको कुछ डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी कि हाँ ये इस टाइटल के अंदर मैं ये काम करता था, ताकि एम्प्लॉयर को थोड़ा सा आइडिया हो कि आप किस किस्म की जॉब करते थे, उससे क्या आपको उसमें आपका रोल क्या था। अब आपको फ़र्क समझ आया कि कहाँ पर आपने डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी मेंशन करनी है और कहाँ पर नहीं करनी। ऐसी जॉब टाइटल्स जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर या अकाउंट्स मैनेजर या अकाउंट एग्जीक्यूटिव, तो ये कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं जिसमें लोगों को अंडरस्टूड होता है कि यार इसका ये काम होगा और वो इस किस्म का काम करता था। लेकिन बहुत से टाइटल्स बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे मैंने कहा रेगुलेटरी एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट या डिफरेंट किस्म के जो पोजीशंस होती हैं जो कि जैसे स्पेशलाइज्ड इंजीनियर। अब स्पेशलाइज्ड इंजीनियर लोगों को नहीं पता चलेगा कि वो किस किस्म का इंजीनियर था, आया कि कंप्यूटर इंजीनियर था या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करता था या क्या या ट्रबल शूटिंग का जो भी था। तो आपको वो चीज़ें फिर वहाँ पर आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि मेरी जॉब टाइटल ये थी और मैं काम ये करता था, मेरा रोल ये था। अब आपको समझ आया। इसी तरीके से डू नॉट यूज़ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस क्या हो सकते हैं, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे काम होते होंगे जिनको एब्रीविएट किया गया होगा कि आपने पूरा नहीं लिखना एब्रीविएशंस। तो ये एब्रीविएशंस को आप अवॉइड करें क्योंकि आपको पता है ना एब्रीविएशन, अगलों को नहीं पता होगा। इसी तरीके से अवॉइड जार्गन्स, टेक्निकल जार्गन्स। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी आई यूज्ड टू यूज़ फिनिक्स इन बैंक। अब आपको क्या पता फिनिक्स क्या चीज़ है, तो आप तो बैंक में ताल्लुक़ नहीं रखते। फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर होता है जी बैफ, कैफ और इसके अलावा जी परचेज डिलीवरी ऑर्डर। तो अब इस तरह की जो टेक्निकल जार्गन्स हैं वो लोगों को नहीं पता, तो आप अवॉइड करें उस तरह के टेक्निकल जार्गन्स, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हो लेकिन उसको आपने चूँकि टेक्निकल जार्गन्स के तौर पर लिख दिया है तो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर को वो समझ ही नहीं आया क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की या उसने उस पर काम नहीं किया है, तो वो समझ नहीं पाया कि आप किस लेवल का काम करते थे। इसलिए अवॉइड टेक्निकल जार्गन्स। इसी तरीके से एटलीस्ट मेंशन मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एंड लीविंग। अच्छा, मैं अगर आपको एक और बात बताऊं, बहुत सी सीवीज ऐसी होती हैं जिसमें लिखा होता है कि जी कंपनी ए 2004, कंपनी बी 2003-2004, कंपनी सी -2004-2005। अब कैसे पता चलेगा कि आपने कितने साल, कितने महीने, कितने टाइम काम किया? ऐसा तो नहीं था कि आपने कंपनी ए में 2 महीने, कंपनी बी में 3 महीने और कंपनी सी में 4 महीने काम किया है। तो इसीलिए अपनी ज्वाइनिंग का मंथ और ईयर, अगर आपको डेट याद नहीं है, बेहतर तो ये है कि आप प्रॉपरली डेट मेंशन करें कि भाई मैं 1 जनवरी 2006 में मैंने ज्वाइन किया था और 31 अक्टूबर 2007 तक मैंने काम किया। तो इट इज़ मोर एक्यूरेट, मोर इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट पिक्चर नज़र आ रही है कि आपने कितना टाइम, कितना अरसा, कितने महीने काम किया। लेकिन अगर आप ये लिखेंगे जी 2001 से 2002 में मैं यहाँ तक था, 2002 से 2003, तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा साल आप वहाँ थे।
हालांकि आप थे सिर्फ 2 महीने या 3 महीने। अब आपने जी दिसंबर में ज्वाइन किया 2002 में और फरवरी 2003 में छोड़ दिया है, और आप 2002-2003 करेंगे तो क्या पिक्चर नजर आ रही है कि शायद आपने 2 साल काम किया है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको 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 अवॉइड करें, वरना इसी तरीके से होता ये है कि जी लोग कहते हैं हम इंटरव्यू देकर आए, उसके बाद तो हमें कॉल ही नहीं आई। तो वो कॉल क्यों नहीं आई? क्योंकि एम्प्लॉयर को आपकी सीवी से गलत पिक्चर नजर आ रही थी। जब आपने उसको इंटरव्यू पर बुलाया, उसने आपका इंटरव्यू किया, देखा ओहो ये बंदा तो सिर्फ 3 साल काम करके आया, सीवी ऐसा लग रहा था जैसे 5-6-7 साल का तजुर्बा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, तो यही चीज़ें आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट करवा रही होती हैं और जिसका आपको पता नहीं चलता। तो इन चीज़ों पर नज़र रखें। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अक्सर सीवी ऐसी भी देखी हैं कि उसमें लिखा होता है 1 year and 3 months फर्स्ट जॉब, 1 year and 2 months सेकेंड जॉब, और थर्ड जॉब के अंदर लिखा होता है कि जी 7 months। तो ये कुछ तरीक़ेकार है, ये भी गलत है। अगर आप टेन्योर लिख रहे हैं कि मैंने इतने महीने और इतने साल काम किया, तो आप टेन्योर ना लिखें, आप यूँ लिखें कि आपने किस महीने में ज्वाइन किया, कौन से सन में ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद किस महीने और कौन से ईयर में आपने छोड़ा है। तो उससे एम्प्लॉयर को आइडिया हो जाएगा कि आपने इतना टाइम काम किया है। आप खुद कैलकुलेट करके ना बताएं कि मैंने इतने साल इतने महीने, इससे क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है। अगर आपने लिखा है 1 year and 3 months, तो एम्प्लॉयर को क्या पता कि आपने कौन सी डेट को ज्वाइन किया था, कौन सी डेट को छोड़ा था। अच्छी कंपनीज होती हैं आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर देती हैं, ज्वाइनिंग रिपोर्ट देती हैं, जब आप छोड़ के जाते हो तो रिलीज लेटर देती हैं, एक्सपीरियंस लेटर देती हैं, तो उसमें डेट्स लिखी हुई होती हैं कि आपने इस डेट को ज्वाइन किया था, ये आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट कह रही है, और ये आप रिलीज जब हुए थे तो ये आपकी रिलीज डेट थी। तो आप कैलकुलेट कर लें कि जी इतना टाइम बनता है। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कराएंगे एम्प्लॉयर को, तो वो आपसे चीज़ें ले लेगा। तो आप खुद ना लिखें कि जी 1 year and 3 months मैंने काम किया है, या 1 year and 7 months मैंने काम किया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये गलत हो जाती है।